जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत आज का लेक्चर आधारित होने वाला है अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो हमारे समाज में, भारत में जो SC ST अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के दलित जितने मित्रगण हैं, जितने भाई बहन, माता पिता समान जितने बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पर प्रत्येक के लिए दुर्लभ वर्ग, दुर्बल वर्ग और जो भूमि विहीन हैं, मजदूरी करता हैं, सभी प्रत्येक नागरिक के लिए यहाँ पर यह कल्याणकारी योजनाएं कल्याणकारी ही होने वाली हैं। तो आज का लेक्चर इसी पर आधारित है, प्रत्येक नागरिक के लिए। तो यहाँ पर जानिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो आइए समझा जाए क्या है यह कल्याणकारी योजनाएं जो भारत के संविधान द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, बनाई गई हैं। जानिए, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बता देते हैं, पहले हम यहाँ पे कथन कर देते हैं। ये जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, सभी योजना समाज को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक समुदाय को ध्यान में रखते हुए हर एक योजनाएं बनाई जाती हैं। हमेशा उसमें उतार चढ़ाव जब आता है तो उसमें संशोधन भी किया जाता है। अनुच्छेद वही रहता है, उसमें केवल टाइटल बदल दिया जाता है और उसमें भाग जोड़ दिया जाता है। जैसे का, खा, अंगा, चा, छा, ऐसे करके। और इंग्लिश में बोले तो भाग नंबर ए, पार्ट नंबर बी, सी, डी ऐसे करके, तो उसमें ला करके जोड़ दिया जाता है। तो आइए जानिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनजातीय उप योजना के बारे में, जिसे शॉर्ट में बोले तो TSP कहते हैं इस योजना को। तो यहाँ पर जनजाति उप योजना जानिए, तो समझा जाए इस पॉइंट को। यहाँ पे जनजातीय उप योजना, जनजाति उप योजना सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ताकि जनजाति क्षेत्रों और समुदायों के एकीकृत विकास पर जोर दिया जा सके। तेजी से विकसित हो रहे विश्व में जनजातियों को न केवल वित्तीय आवंटन चाहिए, अपितु उनके तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो अनेक विशेषताओं को, अनेक कार्यक्रम को, अनेक योजनाओं को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर जनजाति, तो जनजाति उप योजना जो है, जनजाति और गैर जनजातीय लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, गरीबी और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं में मौजूद अंतर को कम करने पर जोर देती है। इतना समझें। अब यहीं पर आगे समझा जाए, तो इसके अलावा जनजातियों के अभिज्ञान और कौशल को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय आधार पर इस वर्ग की आय बढ़ाने हेतु आय उत्पादक योजनाएं भी लागू करती हैं इस योजना में। तो ये हो जाता है जनजातीय उप योजना TSP। अब यहीं पर जानिए, अगली योजना है जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता। तो इसमें क्या विशेष केंद्रीय सहायता होती है इस योजना में, अब इस पर विचार करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर जनजाति उप योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता, तो क्या सहायता है? तो यहाँ पर सहायता मिलती है, इन सबको सहायता होगी इसमें जो रहेगी जनजातीय उप योजना TSP जिसे कह सकते हैं जनजाति उप योजना। इसके लिए विशेष केंद्रीय सहायता जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 21 जनजाति उप योजना वाले राज्यों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जिसमें पूर्वोत्तर के असम राज्य है, मणिपुर और त्रिपुरा भी शामिल है। तो यहाँ पर 2003 से 2004 से गृह मंत्रालय TSP इसके लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए धन आवंटित कर रहा है। अब यहाँ पर विशेष केंद्रीय सहायता जो है
SCA विशेष केंद्रीय सहायता जनजातीय उप योजना के साथ उपयोग में लाई जा रही है ताकि उन अंतरालों को भरा जा सके जिनका राज्य योजना में ध्यान नहीं रखा जाता है। विशेषकर केंद्रीय सहायता को जनजातीय उप योजना के अधीन लाने का मुख्य उद्देश्य TSP के अंतर्गत, जिसे कह सकते हैं जनजाति उप योजना के अंतर्गत लाने वाली आय उत्पादक गतिविधियों में व्याप्त अंतराल को कम करना था। तो यह बात हो गया यहाँ पर जनजाति उप योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता। अब यहीं पर जानिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम इसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इनके लिए जो योजना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, तो इसमें यहाँ पे प्रावधान है जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना अप्रैल 2001 में की गई थी। तो यहाँ पे जनजाति मामलों के मंत्रालय के यहाँ पे अधीन जो है राष्ट्रीय अनुसूचित, कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना कब किया गया? तो अप्रैल 2001 में की गई थी। तो किस चीज का? तो यहाँ पे अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्थापना। आगे जानिए। तो इस निगम द्वारा अनुसूचित जनजातियों तक वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है, वार्षिक पारिवारिक जो कमाई है, आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय सीमा से दोगुनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे निगम लक्षित है, निगम जो है अगर दोगुनी रहेगी तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अगर उससे नीचे रहेगी सामान्य में तो यहाँ पे लाभ पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे निगम लक्षित समूह को कौशल और उद्यम विकास हेतु वित्तीय मदद भी देता है। यह वित्तीय मदद उन सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित होती है जिन्हें संबंधित मंत्रालयों या राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासन द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है अर्हता प्राप्त और अनुसूचित जनजातियों की आय और सामाजिक आर्थिक स्तर में उनकी वृद्धि करना, जीवन की प्रक्रिया। आगे निगम आवंटन और लघु वन उत्पादों MFP इन उत्पादों के वितरण हेतु भी वित्तीय मदद प्रदान करता है यह निगम, ताकि अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सके और अनुसूचित जनजातियों का उत्पादों का मजबूरन बिक्री से बच सके। और यहाँ पर यह रहा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। तो यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजना है। अब यहाँ पे इसी योजना में शामिल है आगे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो यहाँ पर योजना के अंतर्गत शामिल है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो इसमें क्या है इसका प्रावधान? तो यहाँ पर देश के सभी क्षेत्रों और निवासों में शिक्षा के प्रचार हेतु गुणात्मक आवासीय विद्यालयों की स्थापना के क्रम में ही अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। और यहाँ पर इनका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति छात्रों को गुणवत्ता युक्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें न केवल उच्च और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण और सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरी मिले, बल्कि और भी गैर अनुसूचित जनसंख्या से तुलना करने पर भी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम अवसर मिले। और यहाँ पर पॉइंट यह केंद्र क्षेत्र की योजना है। यह जो योजना है एकलव्य आदर्श
आवासीय विद्यालय। तो इसमें जो है बताया गया है यह केंद्र क्षेत्रक योजना है वर्ष 2022 वर्ष 2022 तक 50% से अधिक जनजाति वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों के पास एक एकलव्य विद्यालय होगा। तो यहाँ पर बताया गया यह योजना रहा है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। अब यहीं पर जानिए अगली कल्याणकारी योजना है आदिम जनजाति समूहों के लिए विकास योजना। तो ये भी कल्याणकारी योजना है यहाँ पे सभी के लिए, इन सभी नागरिकों के लिए। तो यहाँ पर आदिम जनजातीय समूहों के लिए विकास योजना, तो जिसे PPG से दर्शाते हैं इंग्लिश में, इसका शॉर्ट बताया हमने। अब यहाँ पे यह योजना जो है ऐसे कुछ जनजाति समुदाय हैं जिनमें निम्न साक्षरता अर्थात समझ सकते हैं पढ़ने लिखने उठने बैठने खाने पीने से लेकर के हर एक मामले में समझ लीजिए। तो यहाँ पे निम्न साक्षरता बात करने के तरीके में भी, तो यहाँ पर निम्न साक्षरता और यहाँ पे घटती या अर्ध यहाँ पे अवरुद्ध जनसंख्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे कुछ जनजाति समुदाय हैं जिनमें निम्न साक्षरता है, वहाँ पे घटती या अवरुद्ध जनसंख्या है। तो उन क्षेत्रों में जो है उन समुदायों में कृषि की और परंपरागत तकनीक है और वहाँ पे आर्थिक रूप से यहाँ पे इनकी दशा दयनीय है। तो इन समुदायों में तो वहाँ पर जो है 15 राज्यों और संघ या कहें संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है और इनमें जो है इनमें आदिम जनजाति समूह हैं नाम दिया गया है। तो इन्हें क्या नाम दिया गया? आदिम जनजाति समूह नाम दिया गया PTG। तो यहाँ पर ये सभी समूह हैं संख्या में कम हैं, एक दूसरे की तुलना में विभेदात्मक रूप से विकसित हैं और दूरस्थ निवासी हैं, दूर निवासी हैं दूर के। तो यहाँ पे जिनमें प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक खामियां व्याप्त हैं इन समुदायों में। तो यहाँ पे अतः इनके संरक्षण और विकास हेतु जो है प्राथमिकता आधारित मदद की जरूरत है। तो मदद की जरूरत है जिसमें इनकी सहायता एवं जरूरतें अन्य अनुसूचित जनजातियों से भिन्न है। चूंकि जनजातीय समूहों में आदिम जनजातीय समूहों की दशा सर्वाधिक दयनीय है, अतः इनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं से धन आवंटन हेतु आग्रह किया जाता है इस योजना में इनके उद्धार के लिए इस समुदाय के। तो यहाँ पे बात किया गया आदिम जनजाति समूहों के लिए विकास योजना की बात हुई यहाँ पे। अब यहीं पर बात होती है जानते हैं यहाँ पर आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में की बात होगी। तो यहाँ पर जो है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, तो यहाँ पे आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए एक विशिष्ट योजना है जिसमें ब्याज की दर बेहतर कम रखी गई है। योजना के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लक्षित प्रोजेक्ट के लिए सावधि ऋण देता है जिसकी कीमत ₹50,000 प्रति व्यक्ति इकाई या कहे लाभ केंद्र है। तो यहाँ पे स्कीम जो है प्रोजेक्ट की 90% वित्तीय सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा प्रदान की जाती है इन सबके लिए। तो यहाँ पर ये हो गया आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में शामिल। अब यहीं पर अगले योजना कल्याणकारी योजना इसमें शामिल वह है वन बंधु तो वन बंधु कल्याण योजना। तो यहाँ पे वन बंधु कल्याण योजना जानते हैं क्या है इसका स्कीम, क्या है इस प्रोफाइल का मैटर, तो यहाँ पे जानिए। तो वन बंधु कल्याण योजना, तो इस योजना में केंद्र सरकार ने परिणाम आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनजातीय आबादी के संपूर्ण विकास के लिए
जो जनजाति वर्ग के सभी नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक के संपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध है संसाधनों को परिवार यहाँ पे परिवर्तित करने के लिए योजना की शुरुआत की। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है, इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय लोगों के समग्र सभी जनजाति वर्ग के बिना किसी भेदभाव के, तो यहाँ पे इनके उद्देश्य जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। आवश्यक, तो यहाँ पे कह सकते हैं आवश्यकता के लिए अनुरूप है, आवश्यकता के लिए अनुरूप है, और परिणाम आधारित वातावरण तैयार करना है सभी वर्गों के लिए। यहाँ पे परिणाम आधारित सकारात्मक वातावरण तैयार करना, एक अच्छा वातावरण तैयार करना है। रोड मैप अच्छा होना चाहिए, सभी सुविधाएं विकसित, और जिस योजना के योग्य है वह योजना उस नागरिक को मिलनी चाहिए, वह सहायता उसे मिलनी चाहिए, उस क्षेत्र में वह कार्य पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के सभी भावी लाभ उपयुक्त संस्थागत तंत्र के जरिए संसाधनों के सम्मिलन द्वारा लक्षित समूहों तक पहुंच सके, उन तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर तो यह योजना हो गया वन बंधु, जो वनों के निवासी, वनों के क्षेत्र में वन बंधु जो पिछड़े वर्ग के सभी लोग हैं, भारतीय हैं, नागरिक हैं, उन सभी लोगों के लिए तो वन बंधु कल्याण योजना लाई गई। तो यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं। इसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया है, तो आइए थोड़ा नजर इस पर डाल लिया जाए, ध्यान दीजिए इस पर थोड़ा। देखिए, पहले यहाँ पर हमने बताया जनजाति उप योजना के बारे में, फिर यहाँ पर बताया गया जनजाति उप योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के बारे में, फिर बताया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम का अध्ययन किया गया यहाँ पर, और यहाँ पर बताया गया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में, और यहाँ पर अध्ययन किया गया आदिवासी जनजाति समूहों के लिए विकास योजना के बारे में अध्ययन किया गया। क्या विकास योजना है सभी वर्गों के लिए, तो यहाँ पे सभी देशी और देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। और यहाँ पर जो है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में बताया गया, जो भारतीय समाज की महान महिलाएं हैं। यहाँ पे प्रत्येक महिला हर एक वर्ग की, चाहे किसी भी यहाँ पे समुदाय से हों, सबके लिए एक जैसा आदर सम्मान, और यहाँ पर उन्हें विकसित बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना है। और यहाँ पर वन बंधु कल्याण योजना भी अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का यह लेक्चर पूरा आधारित रहा है अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजना के ऊपर। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्रेक देता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट रहा है, इसे यहाँ पे बताया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से अगले वीडियो में आते हैं, अगले जानकारी के साथ आते हैं। आप सभी के लिए विशेष पॉइंट लेकर के उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए अपने इस भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए, देश के रफ्तार को कायम रखिए, बढ़ाते रहिए और विकसित बनिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।